Link in description. Download the app for more videos. हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एमसीक्यूज, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस कैसे बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करें। यूनिट 1 के आज हम एमसीक्यू कवर करके मैक्सिमम एमसीक्यूज आज हम इस लेक्चर में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, अच्छा लगे, तो जरूर इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में एक बार फिर से मेंशन करो कि आपको बाकी भी वीडियोस जो है चाहिए। अगर मतलब यूनिट 2 यूनिट 3 के अगर एमसीक्यू चाहिए तो वैसे आप कमेंट में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करो। हम एमसीक्यूज मैक्सिमम यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक बार समझ लो कि मैं कुछ बेसिक यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसके बाद डायरेक्टली फिर एमसीक्यूज के ऊपर लेकर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इस फॉर्म में थोड़ा सा बेसिक बता देंगे, जो चीजें हमें एमसीक्यू समझने के लिए जरूरी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा यहाँ पे ये, इसमें सभी कुछ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बेसिक चीजें और एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाएगा, x प्लस आई वाई। यहाँ पे x क्या होता है, रियल पार्ट, ओके। y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। पहला कंसेप्ट तो ये है कि आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये z है तो z का कॉन्जुगेट पता होना चाहिए। अगर x प्लस आई वाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x माइनस आई वाई इसका कॉन्जुगेट होता है। ये बेसिक चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करते आना चाहिए। अगर हम मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिए हैं जिसमें x1 प्लस आई y1 है, ओके, z1 एंड z2 दिया है x2 प्लस आई y2। और अगर आप ऐड कर रहे हो इनको z1 प्लस z2 अगर कोई पूछ लेता है या आपको करना पड़े तो आप यहाँ पे रियल पार्ट और रियल पार्ट को ऐड करते हो, मतलब x1 प्लस x2 करते हो प्लस y1 प्लस y2 करते हो, ओके। और इसके साथ में इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। मल्टी सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही होगा, ओके। रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। कैसे बनेंगे हम आगे वन बाय वन देखने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपको आ जाना चाहिए। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, रियल इमेजिनरी पार्ट देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देखा। इसके साथ आपके पास होता है एक पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है आपके पास यहाँ पे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये पोलर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, तो z इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे लिखा जाता है पोलर फॉर्म। वेयर r इज इक्वल टू व्हाट, वहां पे r का फॉर्मूला क्या होता है, r होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही छोटी छोटी बातें हैं। थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इन्हीं पे एमसीक्यूज बनते हैं, यही बेसिक कंसेप्ट है आपके, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो आर लिख दिया, थीटा लिख दिया, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिख दिया। पोलर फॉर्म के लिए भी पूछा जाता है, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय, उसमें ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपका याद करना है कि आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसी पोलर फॉर्म से आप एक्स और वाई का भी वैल्यू लिखते हो। एक्स का वैल्यू लिखते हो आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू लिखते हो आप आर साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टूड। पोलर फॉर्म से पहले हमने देखा आर कैसे फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला, थीटा कैसे फाइंड आउट करना है। आर और थीटा को क्या बोला जाता है, इनके नाम भी है। इसको मॉडुलस बोला जाता है, इसको मॉड जेड से भी डिनोट किया जाता है आर को। इसको एम्पलीट्यूड या तो आर्ग्यूमेंट बोला जाता है थीटा को। थीटा को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड, ओके। एम्पलीट्यूड या तो उसको आर्ग्यूमेंट ए आर जी ऑफ जेड ऐसे भी डिनोट किया जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलो या तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलो, मतलब थीटा है। थीटा के दो नाम, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। आर के यहाँ पे भी आर मतलब एक आर, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं हम, या तो एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड बोला तो मॉड जेड बोलो, जिसको आर से डिनोट किया जाएगा, जिसका वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यही छोटी छोटी चीजें हमें एमसीक्यूज के लिए हेल्प करेगी। यहाँ तक का बेसिक समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कहीं लेंदी हो जाए, बिकॉज हम बेसिक बता करके एमसीक्यूज क्वेश्चन लेने वाले हैं, इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास डी मोर्स थ्योरम। डी मोर्स थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि डी मोर्स थ्योरम क्या कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर है, इसका पावर अगर n लिख दिया तो इसको लिख सकते हो आप cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा। मतलब ये जो पावर वाला n है वो एंगल के मल्टीपल में चला जाता है। ये डी मोर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसके ऊपर भी बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि डी मोर्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद
रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ओके। या कोई पावर में देकर के यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा जा सकता है, डी मोर्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो डी मोर्स थ्योरम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, ओके। तो यहाँ तक अगर बेसिक डी मोर्स थ्योरम तक का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल एग्जांपल एमसीक्यू के बेस के हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब जहाँ पे जैसे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक और बता करके क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि आपको यहाँ तक डी मोर्स थ्योरम तक की बात समझ में आई है। डी मोर्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो डी मोर्स थ्योरम अगर आता है तो हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो एमसीक्यूज हम बात कर रहे थे, हमने कहा एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये कुछ एमसीक्यूज है, मैं वन बाय वन रीड करके सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है, आंसर मेंशन है, जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ठीक है, और कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z पूछा है, कॉन्जुगेट पूछा है, कॉन्जुगेट के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है कि पहले इमेजिनरी हो बाद में रियल हो, तो इमेजिनरी का जो है आप यहाँ पे साइन चेंज करोगे, इमेजिनरी का साइन चेंज करना होता है, मतलब आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट मिलता है, ठीक है। तो x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई, ओके, x माइनस आई वाई। अगर यही क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया होता, सपोज 2i प्लस 3 और इसका कॉन्जुगेट पूछा आपको 2i प्लस 3 का, तो 2i प्लस 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस 2i प्लस 3। बीच वाला साइन चेंज करना जरूरी नहीं, इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करना जरूरी है, ये उसका कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी है। देन Z1 दिया है आपको, Z2 दिया है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 इक्वल टू Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी का कंसेप्ट लगता है, रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका x1 बराबर x2 होगा और y1 किसके बराबर होगा, y2 के बराबर होगा। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखो, x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। इक्वालिटी बन रही है यहाँ पे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखो डिस्कस करते हैं, चलो इस साइड के कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछा है। z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो i का कोएफिशिएंट होता है वही तो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ पे, ये y ही तो इमेजिनरी पार्ट है, ओके। आई का कोएफिशिएंट जो भी है वो इमेजिनरी है, जहाँ पे आई नहीं है वो रियल है, ठीक है। सो ऑन द आर्गन्स डायग्राम द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई रिप्रेजेंट, आर्गन्स डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं हम आर्गन्स डायग्राम में, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ओके। ये आर्गन्स डायग्राम होता है आपका। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अ पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आप कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो इस एक्स वाई प्लेन में, वो बता रहा है आपका आर्गन्स डायग्राम, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन, ओके। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है, ओके। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। वन बाय वन सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, समझते चलो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ऐसे आ जाए तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन का सही आंसर देते आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z1 Z2 दे दिया यार, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, सच दैट Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बोला है, एंड विथ Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब हमने एडिशन कर दी इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की और जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है उसको x प्लस आई वाई ऐसे फॉर्म में लिखा है, मतलब रियल को अलग लिखा गया, इमेजिनरी को अलग लिखा गया। तो इस केस में आपके ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अभी हमने बोला है कि जब आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप एडिशन करते हो तो रियल को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे रियल है x1, यहाँ पे x2, मतलब x1 प्लस x2 होगा, यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2, तो y1 प्लस y2 होगा। तो यहाँ पे जो x है ये x का वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा, और ये जो y है इसका वैल्यू क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा, अंडरस्टूड। तो यही होगा x1 प्लस x2 y और y2, मतलब x का वैल्यू है x1 प्लस x2 और y का वैल्यू आपका y1 प्लस y2। तो देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो यही सही है आपका। जब हम ऐड करते तो रियल रियल में जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।
चलो आगे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z। अभी मैंने जस्ट देखा था बेसिक में, पोलर फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पोलर फॉर्म पे भी क्वेश्चन बनता है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z क्या है? यस, पोलर फॉर्म क्या बोला हमने, r cos थीटा प्लस sin थीटा। पहले cos थीटा होता है फिर sin थीटा होता है, तो ये आपका पोलर फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेसिक बेसिक चीजें जस्ट फॉर्मूलीज है, याद होने चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब ई रेस टू आई थीटा यहाँ पे बनता है, ओके, आर ई रेस टू आई थीटा, सॉरी आर ई रेस टू आई थीटा, बिकॉज हमें पता है कि आर पोलर फॉर्म से कॉमन लेते हैं, और ये जो cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है ना, इसको e रेस टू आई थीटा लिखा जाता है। इसके साथ और फॉर्मूलेज याद रखो। कौन से फॉर्मूलेज याद रखना है आपको? e रेस टू आई थीटा को क्या लिखा जाता है? e रेस टू आई थीटा को cos थीटा प्लस आई sin थीटा ऐसे लिखा जाएगा। और e रेस टू माइनस आई थीटा को क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है cos थीटा माइनस आई sin थीटा। ये यूलर्स नोटेशन है आपके, ये याद होने चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसको बोला है। अब पोलर फॉर्म में r बाहर होता है, तो इस केस में हम r बाहर लिखते हैं, मतलब r ई रेस टू आई थीटा, ओके। ये चीज, ये वाले दो फॉर्मूलेज भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्वेश्चन, ओके, आगे क्वेश्चन पे चलो, क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, if z1 is equals to x1 plus iy1, z2 equal to x plus iy2 be the two complex number, then z equals to z1 minus z2 के बारे में पूछा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में एडिशन हो रहा था। तो अगर ये सब्ट्रैक्शन है तो हमें z यहाँ पे क्या मिलेगा, x और y का वैल्यू। रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगा, तो x का वैल्यू होगा x1 माइनस x2, y का वैल्यू होगा y1 माइनस y2। तो x का वैल्यू x1 माइनस x2, y का वैल्यू y1 माइनस y2, ऐसे नहीं होगा, y2 x2 नहीं होगा, x1 x2 y1 y2, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, ओके, ऑप्शन सी, ओके, ऑलरेडी है यहाँ पे ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है आपको, ओके। तो रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन रियल पार्ट ऑफ z पूछा है। रियल पार्ट ऐसे भी डिनोट किया जाता है आर ई ऑफ z। रियल पार्ट पूछ रहा है आपको, ये सीधी सी बात है। रियल पार्ट क्या होगा इसका, जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट है, मतलब x है, x कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी है, सी में x है आपका, तो ये आपका रियल पार्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा बी द पोलर फॉर्म, देन z एम्पलीट्यूड ऑफ z, ओके। देन पोलर फॉर्म ऑफ z अगर है तो एम्पलीट्यूड पूछा है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैंने इससे पहले आपको बेसिक में बताया, एम्पलीट्यूड मतलब आपका थीटा, जिसको आर्ग्यूमेंट भी नाम है। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड एक ही मीनिंग है, ओके। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है थीटा, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, थीटा। आर्ग्यूमेंट भी बोला तो भी थीटा। अगर ये पोलर फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे जो थीटा लिखा गया है उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, z is equals to x plus i y be the complex number, then r cos theta plus i sin theta polar form of z, then आर्ग्यूमेंट, देखो वही क्वेश्चन है लेकिन आर्ग्यूमेंट के नाम से पूछा गया। तो आर्ग्यूमेंट भी अगर पूछता है या तो एम्पलीट्यूड भी अगर आपको पूछता है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, ये थीटा की ही बात कर रहा है, अंडरस्टूड। आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड एक ही मीनिंग है, वो थीटा ही पूछ रहा है आपको, ओके। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या कहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आगे देखो वन बाय वन सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम बनाते चल रहे हैं, बेसिक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर के क्वेश्चन कैसे आते हैं बता रहे हैं आपको। कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, एंड z इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज अ पोलर फॉर्म ऑफ z, देन मॉडुलस पूछा है यहाँ पे आपको, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस मतलब मॉड z की बात कर रहा है, r की बात कर रहा है। तो मॉडुलस ऑफ z मतलब किससे डिनोट करते हैं हम, r से डिनोट करते हैं। बेसिक में देखा हमने अभी कि मॉडुलस डिनोट करना r है, r मतलब मॉडुलस। इसका फॉर्मूला पूछा होता तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता, ठीक है। सो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z इज थीटा। अगर एम्पलीट्यूड z, इसने ऑलरेडी बोल दिया कि अभी थीटा है, तो अब थीटा का वैल्यू बताओ। थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। r का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो चलो यहाँ पे r भी पूछा गया है, यहाँ पे चलो आर्ग्यूमेंट के नाम से पूछा गया है। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्ग्यूमेंट बोला, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट सेम मीनिंग है, tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x। यहाँ पे x बाय y है, यहाँ पे y बाय x है। ऑप्शन देखा करो ठीक से, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, tan इनवर्स y बाय x होना चाहिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड पूछे चाहे आर्ग्यूमेंट पूछे। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख ले, ये बोल रहा है कि इफ z1 z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर,
ओके, Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 की कर रहा है, मॉड पूछ रहा है लेकिन Z1 इंटू Z2 का पूछ रहा है, प्रोडक्ट में दे दिया पहले दोनों, तो इनका मॉड बताओ। अब आपको साथ साथ में मॉड की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। मॉड की प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास, मॉड हर जगह पे जाता है, मॉड जो है ना हर जगह पे जाता है। जैसे कि अगर आपको मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 पूछ लिया ना, तो इसका मतलब होता है कि मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। अगर आपको मॉड में कोई Z1 अपॉन Z2 पूछ लेना, Z1 अपॉन Z2, तो इसका मतलब होता है कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन में मॉड ऑफ Z2। तो मॉड सेपरेट सेपरेट यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो अगर मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 अगर पूछ ले आपको कोई, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलस या मॉडुलाई, मतलब उनके सेपरेट मॉडुलस का प्रोडक्ट। ओके, कंबाइन में मॉड पूछा है, इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है हमें, मॉड में Z1 इंटू Z2 पूछा है, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 पूछा है, इसका मतलब दोनों के सेपरेट सेपरेट मॉड लेकर के मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलाई, ठीक है। अब वही आगे देखेंगे यहाँ पे Z1 Z2 अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन एम्पलीट्यूड थीटा की अगर बात करें तो थीटा के लिए अलग कंसेप्ट है। थीटा के लिए क्या अलग कंसेप्ट बनते हैं कि अगर थीटा प्रोडक्ट के लिए पूछा जाए तो थीटा प्लस में जाता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, मतलब वहां पे सम होगा। और अगर एम्पलीट्यूड डिवीजन में पूछा जाए, Z1 अपॉन Z2 का एम्पलीट्यूड बता, तो वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है। ऐसे केस में हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, थीटा और इसके मॉड की अलग अलग प्रॉपर्टी है दोनों की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने कहा था इस केस में Z1 इंटू Z2 है, इसका मतलब आपका एडिशन होना चाहिए। क्या कहा था वहां पे, एडिशन होना चाहिए। अभी मैंने जो प्रॉपर्टी डिस्कस किया, एम्पलीट्यूड के केस में Z1 इंटू Z2 पूछा तो प्लस में जाओ, लॉग की जैसी प्रॉपर्टीज है वैसे यहाँ पे आर्गुमेंट भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। लॉग में जैसे m इंटू n को log m प्लस log n लिखते थे, वैसे यहाँ पे Z1 इंटू Z2 का एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, Z1 अपॉन Z2 का पूछा जाए तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। तो यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, ये एडिशन की बात कर रहा था क्वेश्चन, जहां पे आपको Z1 इंटू Z2 का एम्पलीट्यूड पूछा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दोनों साथ साथ हम ऐसे क्वेश्चन देखते जा रहे हैं कि x प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z r से डिनोट किया, मतलब r का वैल्यू पूछ रहा है, तो r का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द जनरल एम्पलीट्यूड पूछा है, जनरल एम्पलीट्यूड। अब अपने पोलर फॉर्म और एक होता है जनरल पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में तो हम लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वहां पे सिर्फ थीटा होता है। और जब जनरल की बात की जाती है तो जनरल का मतलब ये होता है कि आप थीटा मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे जो भी आपके कोऑर्डिनेट ये बता रहा है एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ तक जाने के लिए आपने जो एंगल बनाया हुआ एंगल थीटा है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आप सिर्फ यहाँ से पहुंच सकते हो, ऐसे नहीं है। आप यहाँ से जाने के लिए आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, एंगल का एक रोटेशन कंप्लीट करके भी वहां पे पहुंच सकते हो सकता है कि आपने 2 रोटेशन कंप्लीट कर लिए फिर से आप वहां पे चले गए, मतलब 2 पाई इतना एंगल आप ऐड करके वापस से उसी पॉइंट पे आ सकते हो ना। तो डायरेक्ट जाना है या तो घूम के जाना है, वापस से वहीं पहुंचते हो, मतलब 2 पाई इतना एंगल हम अगर ऐड करते चले तो पोजीशन तो वही मिलता है। तो जब जनरल पोलर फॉर्म में भी हम देखते हैं या तो जनरल एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो 2n पाई, मतलब 2 पाई के मल्टीपल में हम इसको ऐड करते हैं। तो 2n पाई का मतलब होता है n का वैल्यू 1 है तो 2 पाई, n का वैल्यू 2 है तो 4 पाई, n का वैल्यू 3 है तो 6 पाई, तो ऐसा 2n पाई हम ऐड करते हैं थीटा में। तो जनरल की जब बात की जाती है यहाँ पे एम्पलीट्यूड में, तो ये बन जाता है 2n पाई प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स। tan इनवर्स y बाय एक्स का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, लेकिन उसमें हमने 2n पाई क्यों ऐड किया, बिकॉज हम रोटेशन कर करके वापस वहीं पे पहुंचते हैं। तो ये आपका बन जाता है जनरल एम्पलीट्यूड। अंडरस्टूड, ये हो गया जनरल एम्पलीट्यूड। देखो Z1 Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2, देन मॉड पूछा है। मॉड में हमने अभी बोला है कि मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, मॉड ऐसी चीज है जहां पे चाहे वहां पे चला जाता है, मल्टीपल में तो दोनों को मल्टीपल में मॉड लग जाएगा, डिवीजन में तो दोनों को डिवीजन में मॉड लग जाएगा। तो मॉड अगर पूछा है तो ये मॉड प्रोडक्ट, मतलब Z1 अपॉन Z2 का मॉड पूछा है, तो मॉड भी कैसा होना चाहिए, Z1 अपॉन Z2, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 होना चाहिए। यहां तक की बात समझ में आ रही है, ओके। चलो क्लियर है यहाँ तक, अंडरस्टूड। मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, मॉड सेपरेट लग जाता है डिवीजन के केस में। ओके, अगर यही आर्गुमेंट के लिए पूछा होता, एम्पलीट्यूड के लिए पूछा होता, तो डिवीजन के केस में एम्पलीट्यूड माइनस में चला जाता। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो,
क्या दिख रहा है क्वेश्चन? देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं थोड़े से फास्ट कवर कर रहा हूँ, जहां पे सॉल्व करने की बात आएगी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, देन द प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा। अब ऐसी जो चीजें आ जाती है ना, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद रखनी है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा बोला। जो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, जैसे जनरल एम्पलीट्यूड हो गया, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड हो गया, जनरल एम्पलीट्यूड 2 पाई के मल्टीपल में होता है एडिशन के केस में, और जनरल एम्पलीट्यूड जो है माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड, इसको याद कर लो यहाँ पे। ओके, अब ये देखो क्वेश्चन हमने कहा था कि Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 अपॉन Z2, देन एम्पलीट्यूड पूछा है Z1 अपॉन Z2 के केस में। अपॉन के केस में एम्पलीट्यूड माइनस होता है, मॉडुलस सेपरेट होता है, अपॉन के केस में एम्पलीट्यूड माइनस हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 करते हैं। क्वेश्चन में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में देने के बाद अगर उसका एम्पलीट्यूड पूछा है, तो इंडिविजुअल Z1 Z2 का एम्पलीट्यूड माइनस होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ न्यूमरेटर माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे आप इसके लिखते हैं एम्पलीट्यूड के केस में। अगर ये मॉड थे तो सेपरेट कर दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इफ Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2, अच्छा ये वही देखा है क्वेश्चन, Z1 इंटू Z2 है, उसका मॉड पूछा है, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे सेपरेट के केस में Z1 इंटू Z2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, Z1 Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ Z1 Z2, अच्छा वही रिपीट हुआ है शायद मॉडुलस, अच्छा ठीक है, वर्ड के फॉर्म में दिया है। Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस कैसा होगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन होगा। मॉडुलस की बात करिए, आर्गुमेंट के केस में सब्ट्रैक्शन होता है, बार बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, अब अच्छे से हैमर हो चुके हैं आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते आगे, यही वर्ड के फॉर्म में दिया है यहाँ पे प्लस के केस में। चलो ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, Z1 Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2, अब पता चल गया, अब एम्पलीट्यूड है तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, ओके, मतलब माइनस होगा उनका, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड होगा। ओके, अब डी मोर्स थ्योरम पे जाना है हमें, डी मोर्स थ्योरम से पहले क्वेश्चन देख लो, द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, प्योरली इमेजिनरी वाले क्वेश्चन, प्योरली इमेजिनरी या तो प्योरली रियल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है, उसमें रियल पार्ट नहीं है, रियल नहीं है मतलब रियल पार्ट जीरो है। तो जब क्वेश्चन आपका बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर मैं इसको प्योरली इमेजिनरी बनाना चाहता हूं तो वहां पे मुझे रियल पार्ट नहीं चाहिए, रियल पार्ट नहीं चाहिए मतलब रियल पार्ट जीरो होता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका रियल पार्ट जीरो होता है, और जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। ये चीज याद रखो, रियल है तो इमेजिनरी नहीं चाहिए, इमेजिनरी है तो रियल नहीं चाहिए, बस इतना याद रखो, मतलब जीरो कर देना है उसको। तो क्वेश्चन क्या है, यस प्योरली इमेजिनरी बोला है, तो इमेजिनरी के केस में उसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट जीरो होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी है आपका, रियल पार्ट जीरो होगा अगर प्योरली इमेजिनरी है तो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, चलो उसी के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा था, कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल की बात किया है, तो अगर रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, आपका ऑप्शन ए है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे जीरो होगा। अगर रियल की केस की बात करें ना, यहाँ पे रियल पूछा है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। अब चलते हैं डी मोर्स थ्योरम की भी साथ साथ में बात करते चलेंगे। अब डी मोर्स थ्योरम हमने देखा है कि पावर अगर n है तो पावर एंगल के मल्टीपल में आता है, ये डी मोर्स थ्योरम है, ठीक है। सो डी मोर्स थ्योरम करेक्ट फ्रॉम cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज टू n, क्या होता है इसका स्टेटमेंट, पावर है तो एंगल के मल्टीपल में लिख दो, ये n कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे थीटा के मल्टीपल में जाना चाहिए, तो थीटा के मल्टीपल में जाने वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा, ये ऑप्शन है। बाकी में देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बाहर आगे मल्टीपल में आ रहा है, तो ऐसे नहीं है, एंगल के मल्टीपल में जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंडरस्टूड। देन आगे देखो, द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, देन 1 अपॉन Z रेज टू n पूछा है। अब ये 1 अपॉन Z रेज टू n कैसे बनता है पता है, हमने डी मोर्स थ्योरम में अगर कभी आपने देखा होगा कंटेंट, तो बेसिक में क्या बताया था कि 1 अपॉन Z है ना, तो इसको 1 अपॉन आप क्या लिखते हो पता है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और इसका पावर n करते हो। इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो इसके बराबर क्या मिल जाता है आपको, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इसका पावर ऊपर जाकर के होता है माइनस n, क्या होता है माइनस n, और अब इसके ऊपर अगर आप डी मोर्स थ्योरम लगा देते हो तो ये बन जाता है cos ऑफ माइनस n थीटा। cos में निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, और sin थीटा में निगेटिव बाहर आ जाता है, मतलब cos थीटा माइनस आई sin थीटा ऐसे होता है, cos थीटा माइनस आई sin थीटा, इसका वैल्यू है।
कॉस एन भी मल्टीपल में है ना, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, मतलब आपको ऑप्शन देखो कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, आपका ऑप्शन बी है। पहले कॉस चाहिए फिर आई के साथ साइन चाहिए, तो देखा पहले नीचे से ऊपर भेजा फिर डी मोस्ट थ्योरम लगाया, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी मिलता है। अंडरस्टूड। चलो तो आगे चलते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, अभी क्या दिया है क्वेश्चन में आगे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर देन e रेस टू z इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, तो यहाँ पे इसका पीरियड कितना रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई, ओके 2 पाई के बाद आफ्टर वापस 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 आता है, तो 2 पाई आई इसका पीरियड रहेगा यहाँ पे। देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू, अपॉन में है, हमने अभी देखा है कि अगर अपॉन में है तो पहले इसको ऊपर भेजो, पावर निगेटिव में जाता है और फिर उसका डी मोस्ट थ्योरम लगा, तो ये नीचे है मतलब इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका पावर बनेगा -1, और -1 अगर डी मोस्ट थ्योरम से आ जाएगा तो ये बनेगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसे दिखाई देगा। 1 अगर एंगल के मल्टीपल में आता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस साइन की वजह से ये साइन माइनस बन जाएगा, तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, आपका ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, आगे चल के आ जाओ यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इनटू, अगर प्रोडक्ट में यहाँ पे जा रहा है तो प्रोडक्ट के केस में क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो अभी देखो हमने पहले क्या बताया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्रोडक्ट में है, तो उसके केस में एम्पलीट्यूड कैसा होता है, प्रोडक्ट के केस में एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखो मतलब थीटा की बात कर रहा हूं मैं, z1 इंटू z2 के लिए थीटा क्या बताया हमने, प्रॉपर्टी में देखा ना, z1 इंटू z2 है, ओके z1 इंटू z2, मॉडुलस नहीं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो z1 इंटू z2 के केस में एम्पलीट्यूड कैसा बनता है, प्रोडक्ट में है तो एम्पलीट्यूड प्लस में जाएगा, बोला प्रोडक्ट में है तो एम्पलीट्यूड प्लस में जाएगा, और डिवीजन में है तो एम्पलीट्यूड माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, जेड थीटा 1 और थीटा 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो लिखा है ना, और दोनों प्रोडक्ट में लिखे हैं, अगर दोनों प्रोडक्ट में लिखे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, यस इसका एम्पलीट्यूड प्रोडक्ट में है तो जाएगा प्लस में, प्लस में कहाँ पे जा रहा है देखो आपका, ये कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 आई साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, अगर प्रोडक्ट में है तो वो प्लस में जाएगा, यही अगर डिवीजन में दिया होता तो हमने ऑप्शन माइनस वाला लिया होता, ऑप्शन माइनस वाला लिया होता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिया है यहाँ पे, 1 प्लस आई रूट थ्री, 1 प्लस आई रूट थ्री, देन द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड के क्वेश्चन बनते हैं कि मॉड फाइंड करो मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, थीटा फाइंड करो मतलब tan इनवर्स ऑफ y बाय x का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हमने जब पोलर फॉर्म के लिए स्टडी किया होगा तो पोलर फॉर्म के लिए हम r और थीटा फाइंड करते हैं, तो उस केस में आपका एम्पलीट्यूड और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है, r थीटा कैसे फाइंड करना है, तो फॉर्मूलीज है, उस फॉर्मूले का यूज करके आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लो ये क्वेश्चन इस साइड में दिया, अब ये देखो यही क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर डिवीजन में है तो क्या होगा, सो थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 डिवीजन में है, तो डिवीजन में तो इनका थीटा मतलब एम्पलीट्यूड माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा मतलब यहाँ पे आपका ये देखो थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, सब्ट्रैक्शन होगा एम्पलीट्यूड का मतलब थीटा का यहाँ पे। अंडरस्टूड, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं यहाँ पे। चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो अगर हम यहाँ पे लेने जाए तो 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे है, ओके जिसमें अभी बाकी टाइप आ रहा है, अभी तो हमने जस्ट डी मोस्ट थ्योरम देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज, मॉड और एम्पलीट्यूड के प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी और यहाँ पे क्वेश्चंस आने बाकी है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एडिशनल ये क्वेश्चन आना शुरू हो गए जहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड और थीटा फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन आप शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन अभी और आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, ओके अब ये वही पूछा आपको, यहाँ पे देखो आर और थीटा फाइंड करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, आर और थीटा के फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चंस है, ओके ये सभी आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब कंपेयर करो एक्स और वाई के साथ, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है ना, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ से हम एक्स और वाई को कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं, फिर आर और थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया है, तो हमें कंपेयर किया, तो ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा यही आपका पोलर फॉर्म है, यहाँ से आप आर का वैल्यू फाइंड आउट करते हो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो ये बना 2, और tan इनवर्स ऑफ y बाय x से, जो कि tan इनवर्स रूट थ्री का मतलब होता है यहाँ पे वैल्यू पाई बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई बाय 3, पाई प्लस, अब डिपेंड करता है देखो यहाँ पे क्या बोला है थीटा क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्वाड्रेंट कौन सा है
क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा का वैल्यू अगर चेंज होता है, 4 टाइप्स होते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। पहले केस में होता है आपका tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, सेकेंड केस में होता है आपका पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, यहाँ पे होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, और यहाँ पे होता है 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अगर कोई क्वाड्रेंट के हिसाब से भी अगर आपको पूछ ले कि भाई थीटा का फॉर्मूला बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो उस केस में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, इसमें पाई प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे सिंपली लगते हैं, और यहाँ पे 2 पाई से माइनस करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। तो इस केस में आगे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, आप आर और थीटा फाइंड करने वाले क्वेश्चन है जो कि हमने पोलर फॉर्म के लिए यूज किए हैं। ठीक है, तो पोलर फॉर्म जरूरी है, उसके बाद आर थीटा का वैल्यू जरूरी है। अब देखो कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एक्स प्लस आई वाई पूछा है, एक्स प्लस आई वाई पूछा है। इसका मतलब क्या है, इनका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में बताओ क्या आएंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये चीज। अब इसका प्रोडक्ट सॉल्व करते हो, प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए आप -3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस आई से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में जो भी रियल पार्ट बनता है सेपरेट करोगे, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करोगे, और उसको एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखने के बाद वो कौन सा फॉर्म यहाँ से बन रहा है वो बताओगे। जैसे कि देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके बताया है। ओके, सॉल्व हुआ है यहाँ पे, तो आपको मिल रहा है 4t माइनस 4t प्लस आई 20। तो रियल पार्ट इमेजिनरी। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था, ये तो एक्स प्लस आई वाई का एक्सप्रेशन पूछ लिया, आपको बोला जाता था कि रियल पार्ट ऑफ दिस, इसका रियल पार्ट बताओ। तो इसका रियल पार्ट बताने के लिए आप मल्टीप्लाई करते और वहां से रियल पार्ट बताते। इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते, उसका इमेजिनरी पार्ट बताते। मतलब यहाँ से रियल पार्ट आपका -40 है, इमेजिनरी पार्ट आपका 20 है। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से हमने आगे भी देखो क्वेश्चन सब सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे दिया है आपको, दी कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करते हैं तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर से। जैसे कि ये जो लिखा है आपके पास यहाँ पे, विच इज 2 प्लस 3i अपॉन में 1 माइनस 4i, तो इसका कॉन्जुगेट बनता है 1 प्लस 4i, अपॉन में आता है 1 प्लस 4i। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आई का स्क्वायर बनता है, आई का स्क्वायर -1, मतलब इमेजिनरी पार्ट हट जाता है। और जब इमेजिनरी पार्ट हटेगा यहाँ से तो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 4i प्लस 8i बन जाएगा, 3 इंटू दिस प्लस 3i बनेगा, 3 इंटू 4 12 होता है, और आई इंटू आई स्क्वायर होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, और ये 12 डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16, और आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो अपॉन में 17 आएगा, और ऊपर में क्या बनेगा यहाँ पे, ये 2 और -12 -10, और इनको ऐड किया तो 11, -10 प्लस 11i, और अपॉन में कितना है 17। तो ये हो गया आपका -10 11 आया अपॉन 17। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, और 17 को सेपरेट लगा सकते हो, -10 अपॉन 17 11 अपॉन 17, तो -10 अपॉन 17 11 अपॉन 17, देखो ये ऑप्शन सी -10 अपॉन 17 प्लस आई 11 अपॉन 17। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई स्क्वायर पूछ लिया। यहाँ पे आई स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब ये आई स्क्वायर कैसे लिखोगे यहाँ पे, ओके आई लिखा आपने यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर आर्गुमेंट में क्या बनता है, आर्गुमेंट मतलब थीटा बन रहा है ना यहाँ पे आपका। ओके, आर्गुमेंट मतलब ही क्या है आपका, थीटा, तो आई का थीटा। अब आई को कंपेयर कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, उसका थीटा फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अंडरस्टूड? यहाँ तक की बात अगर आ रही है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन अब यहाँ पे आगे पूछे जाएंगे, डिफरेंट पावर्स ऑफ आई पूछा जाएगा, डिफरेंट पावर्स ऑफ आई पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, चलो यहाँ पे ओके, ये वाले सिंपल सिंपल, बाकी तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे कुछ सॉल्व करने वाले। देखो पोलर फॉर्म पूछा गया, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आई इज, पोलर फॉर्म क्या होगा z इक्वल टू आई का, z इक्वल टू आई को आप कैसे लिखते हो, यस z इक्वल टू आई को आप 0 प्लस आई लिखते हो, मतलब यहाँ पे रियल पार्ट 0 बन जाता है, z इक्वल टू आप क्या लिखते हो, उसको 0 प्लस आई लिखते हो। ओके, x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, y का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ से r का वैल्यू निकालना है आपको, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब r का वैल्यू तो 1 बना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है y बाय एक्स अपॉन में x, मतलब यहाँ पे 5/2 आएगा, tan इनवर्स में
y बाय एक्स मतलब 1/0, अपॉन में 0 मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी आपका π/2 होता है। तो r और थीटा मिल गया, तो पोलर फॉर्म देखो यहाँ से कौन सा है आपका cos थीटा, r का वैल्यू तो 1 है, थीटा की जगह π/2 चाहिए आपको, थीटा की जगह π/2 आपके ऑप्शन डी में है। अंडरस्टूड। चलो, तो यहाँ पे भी वही है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया आपको इस फॉर्म में। ओके, इस फॉर्म में देखो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना डिस्क्रिप्टिव टाइप के जब क्वेश्चंस देखे हैं, वहां पे आपको समझ में आया कि अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी पावर होगा इसको पोलर फॉर्म में लिखो, पोलर फॉर्म में लिख के उसका जो भी एंगल पावर है वो मल्टीपल में ले लो और सिंप्लीफाई करो। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करने पड़ेंगे, ये आपके सॉल्व करके हो जाएंगे। पोलर फॉर्म में लाना होता है, जब भी कार्टेशियन फॉर्म होता है पोलर फॉर्म में लेकर आ जाओ। ठीक है, चलो, तो यहाँ से बाकी फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको एक बार बता दो, यहाँ पे अभी इस टाइप के अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको और भी डिटेल में अगर क्वेश्चन चाहिए होंगे तो एक बार जस्ट वैसे कमेंट करो। ओके, कमेंट करने के बाद देखो यहाँ पे पूछा इफ द a प्लस ib इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इसका वैल्यू निकालना है। आगे जस्ट हमने डिवीजन वाला पार्ट देखा था, वो डिवीजन वाला पार्ट करके इसका फॉर्म यहाँ पे बताना है। तो ये सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। सिंपल मतलब कंसेप्ट ही ऐसे बनेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने नियर अबाउट कुछ एक 30-40 तो क्वेश्चन यहाँ पे अभी देख लिए होंगे, कि जिसमें आपको एक आइडिया आ चुका होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से कर लिए ना, हर टॉपिक पे आप जब डिस्क्रिप्टिव का स्टडी कर रहे हो तो बेसिक फॉर्मूलीज और बेसिक कंसेप्ट अगर जो आपने क्लियर किए है ना, तो उसी के बेस पे आपको एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। जैसे कि पोलर फॉर्म पे बहुत सारे बनते हैं, एम्पलीट्यूड थीटा पे बहुत सारे बनते हैं, यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे प्लस माइनस है कॉम्प्लेक्स नंबर का वहां से बनते हैं, डी मोर्स थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनके कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको इजीली क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो एक पार्ट कवर हुआ अभी। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो आगे हम सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन पे अगर चले तो यहाँ पे देखो सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन का जो टाइप है ना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। हाइपरबोलिक में जितने फॉर्मुलीज है ना, ये तो बेसिक बेसिक फॉर्मुलीज है आपके। ओके, हाइपरबोलिक फंक्शन साइन एच एक्स का क्या है, कॉस एच एक्स का क्या है, ई रेस टू आई थीटा को कैसे लिखा जाएगा, आई एक्स को ई रेस टू माइनस आई एक्स को कैसे लिखा जाएगा, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक, इसके कुछ फॉर्मुलीज है। इन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने हाइपरबोलिक के हिसाब से रखे हैं, कि जितने भी आप फॉर्मुलेज देखोगे ये सभी हाइपरबोलिक के यहाँ पे फॉर्म है। हाइपरबोलिक के केस में स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज है, साइन एच एक्स को क्या लिखा है, कॉस एच एक्स को क्या लिखा है, ओके यहाँ पे tan एच एक्स को क्या लिखा है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मुलीज है, हमें याद करने होते हैं। जब हम सर्कुलर हाइपरबोलिक का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मुलीज है, ये तो याद करने वाली ही चीज है। तो यहाँ से जैसे आप याद करोगे तो हाइपरबोलिक वाला पार्ट कवर होगा। और हाइपरबोलिक के केस में रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक के भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये तो सब इनवर्स वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सभी फॉर्मूले बेस है, ये तो याद करने वाली चीज है, याद करना पड़ेगी आपको फॉर्मूलीज। इसके बीच देखो आपको सर्कुलर और हाइपरबोलिक के रिलेशन वाले क्वेश्चन बता देते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ पे। ओके, ये देखो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये भी रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक के ऊपर पूछा है, जैसे कि द वैल्यू ऑफ साइन आई एक्स। अब अगर मैं बता दूं आपको, तो जो रेमेडियल एग्जाम होते थे ना पहले, इससे पहले आपके पहले जो रेमेडियल एग्जाम्स होते थे, उन रेमेडियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, रिलेशन बिटवीन सर्कल, जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके रेमेडियल एग्जाम में इससे पहले पूछे गए हैं। तो रेमेडियल एग्जाम का ही कहीं ना कहीं रेफरेंस होगा। ओके, यही रेफरेंस से हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। रिलेशन बिटवीन सर्कुलर हाइपरबोलिक, इस केस में क्या होता है, आई के केस में, साइन के केस में आई बाहर आता है और एच अंदर जाता है, एंटर कर लेता है, तो ये बन जाता है आई साइन एच एक्स, आई साइन एच एक्स। और इसी का इनवर्स अगर करते हैं तो ऐसा जब पूछा जाता है ना, साइन साइन एच आई एक्स पूछा जाता है ना, तो वहां से हमें क्या करना होता है, आई को बाहर लिखना होता है, एच को हटाना होता है, मतलब रिवर्स में जाते हैं। तो ये रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक के आपको फॉर्मुलेज मिल जाएंगे उस पर से। इस टाइप का तो जरूर क्वेश्चन बन सकता है सर्कुलर हाइपरबोलिक में, एक नहीं, इसके साथ बाकी के भी रिलेशंस है, cos ix tan ix, ओके sec cosec सभी के लिए रिलेशन है। ये देखो यहाँ पे पूछा है द वैल्यू ऑफ cos ix इज इक्वल्स टू, ये वाले जरूर करके जाना अगर आप कर रहे हो एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर। तो सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन से उसके मेन फॉर्मुलेज ई रेस टू आई वाले जो भी फॉर्मुलेज है वो फॉर्मुलेज, और रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक, इतना तो भी करके जाना। इतना भी अगर कर लेते तो यहाँ से भी एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं। सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है, ठीक है। तो cos के केस में आई बाहर नहीं आता, लेकिन एच अंदर आ जाता है, बिकॉज जैसे कि cos ऑफ माइनस थीटा ये प्लस cos थीटा बन जाता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है। वैसे यहाँ पे साइन के केस में आई बाहर आता है, एच अंदर लगता है। cos के केस में आई बाहर तो नहीं आता,
लेकिन एच अंदर चला जाता है, मतलब कॉस एच। आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर आई कॉस एच, आई कॉस एच नहीं है, आई बाहर नहीं आता कॉस के केस में, यहाँ पे सिंपली आपका क्या बनता है, कॉस एच एक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिक यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते। कुछ ऐसे ही अब देखो यहाँ पे सर्कुलर हाइपरबोलिक के रिलेशन वाले देखो, टैन वाला क्वेश्चन है। टैन में देखो बाहर आएगा, टैन में आई बाहर आएगा बिकॉज साइन में बाहर होता है, तो यहाँ पे ये आई बाहर आ जाए। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस है आपके पास। ओके, बाद में लॉगरिथम वाला भी क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे बहुत 100 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शन, ओके। लॉग वाला एक फॉर्मूला याद रखना, लॉग का जो कंसेप्ट है आपका उसका एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मेन फॉर्मूला जो है ना लॉग का, वो याद रखो। लॉग का मेन फॉर्मूला क्या है एक बार बता देता हूँ आपको। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, फॉर्मूला कि log z या तो log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 1/2 के फॉर्म में हो सकता है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू टैन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, ऐसे होगा। जबकि आपका ये z जो है ना वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर गिवन होगा तो ये जो 1/2 है, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है z log z इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो मैंने 1/2 आगे लिखा है ना, ये अंडर रूट के लिए भी यूज होता है, प्लस आई इंटू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, ये एज इट इज आपका टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स एज इट इज। तो ऐसे भी ये लिखा जाता है, ये मेन फॉर्मूला, इसको याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर में, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे ही बहुत सारे, देखो यहाँ पे वही पूछा है, लॉगरिथम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, मैंने कहा तो रूट के फॉर्म में होगा या तो 1/2 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये रूट के फॉर्म में 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसके बेस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। अगर सिंपल सिंपल एमसीक्यू आते हैं तो यहाँ से बनेंगे, बाकी तो इसके रिलेटेड फिर क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें एम्पलीट्यूड फाइंड करो, आर थीटा जो भी है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जस्ट मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से वो धीरे धीरे यहाँ पे कवर करवाए हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, आइडिया आपको दिया है, पूरा कंप्लीट नहीं बताया। आई होप कि इसका हेल्प होगा आपको क्वेश्चन समझने के लिए, और आपके एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं इसके एक माइंड में आइडिया क्लियर करने के लिए जस्ट मैंने हेल्प किया है कि ऐसे यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, अगर आपको सही में इसका हेल्प हुआ है, लगा है कि नहीं सही सर, हमें लग रहा है कि ऐसा हम थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं और एमसीक्यू का जो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो शेयर करो। ओके, और बाकी भी अगर आपको वीडियोस चाहिए है 1 बाय 1 यूनिट वाइज तो वैसे कमेंट करो, बाकी भी हम वीडियोस यूनिट वाइज लाने की कोशिश करेंगे, मेन मेन एमसीक्यूज वहाँ पे सामने आपके रखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ओके, बाकी जो भी होगा, अगर आपके कमेंट रिस्पांस मिलता है तो जरूर हम बाकी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे आपके यूनिट 2 3 पे, अभी जो भी बाकी यूनिट्स है जहाँ पे हमें आगे प्रिपेयर करना है। ओके, और अगर ऐसे ही वीडियोस और बाकी डिटेल में अगर आपको कोर्स चाहिए होगा तो अपना जो ऐप है अपना मैथ्स वाला, आप उस ऐप पे जा करके बाकी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है किसी कोर्स की, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2 3 से लेकर के, तो वहाँ पे अपने पास कोर्स अवेलेबल है। ओके, तो चलो यहीं पे रुकते हैं। ओके, बाकी जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। Link in description. Download the app for more videos.